हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां के सिविक्स यानी लोकतांत्रिक के बुक साथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोले क्या दिखाई दे रहा है सर? क्लास 10th का सिविक्स का बुक है। हम लोग इसके पहला चैप्टर कर चुके हैं। हम लोग आज दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। अगर नहीं देखें तो पहले जाकर उस चैप्टर को आप क्लियर से देखिए, जिससे आपको कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ नहीं हो समझने में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है चैप्टर 2 अध्ययन 2 कौंधयन अध्ययन 2, यानी इसी को कहते हैं चैप्टर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। किसमें साझेदारी? सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। चलते हैं क्या कहता है, जिसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो कीजिए पता सर। देखते हैं परिचय। पहले हम लोग परिचय देंगे कि सत्ता में साझेदारी की परिचय है क्या। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के, लघु उत्तरी के, दीर्घ उत्तरी के, व्याख्या भी मिलेगा और नोट्स का भी प्रबंध यहाँ पर है। तो अगर आज यूट्यूब पर पहली बार जुड़े हैं पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दोस्तों के साथ एक शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं कर परिचय इसका देखते हैं। कौनचय परिचय। कौन तंत्र? कौन तंत्र सर? लोकतंत्र। लोकतंत्र की, कौन तंत्र की? लोकतंत्र की। लोकतंत्र की यात्रा के क्रम में पिछले कक्षा में हमारा परिचय राजनीति की कुछ बुनियादी धारणाओं, संस्थाओं एवं लोकतंत्र के नियमों का कायदे से हुआ था। अब हम सिद्धांतों एवं संस्थाओं की जगह पर अपना ध्यान राजनीतिक प्रक्रिया पर केंद्रित करेंगे। इसके पहले हमारा यानी कि पहला चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ के बारे में चर्चा किए? उसके राजनीतिक के बारे में चर्चा किए, उसके कायदे के बारे में चर्चा किए, उसके फायदे के बारे में चर्चा किए। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, उसका ध्यान केंद्रित करेंगे किसके बारे में? उसकी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया चलता है। कौन क्रिया? राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक प्रक्रिया के मूल में सत्ता की साझेदारी का प्रयास होता है। राजनीतिक प्रक्रिया के भी मूल में ही सत्ता की साझेदारी का क्या होता है कि किस तरीके से सत्ता चलाना है। राजनीतिक होगा तो सत्ता चलाने के भी की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। अतः कौन तांत्रिक, लोकतांत्रिक, कौन नीति, राजनीति को समझने के लिए सत्ता की समझदारी सरोकार ही हमारे अध्ययन के प्रमुख विषय वस्तु होंगे। यानी कि हमको सत्ता के समझदारी समझने के लिए हमको राजनीतिक के समूह के बारे में समझना होगा, लोकतांत्रिक के बारे में समझना होगा, तभी हम जाके सत्ता के बारे में क्या करते हैं, किस तरीका से सत्ता की साझेदारी होता है उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से किसी तरह लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूहों को अभिव्यक्ति एवं पहचान देकर, कौन व्यक्ति? अभिव्यक्ति एवं पहचान देकर अपना आप से सन्निहित करता है। यही कारण है कि लोकतंत्र भी अपने आप को पहचान देकर किसी तरीका से क्या करता है? संपन्न करता है, किसी न किसी तरीका से अपना अस्तित्व को बनाए रखने का कायम करता है। सबसे पहले यानी सब प्रथम हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए लोकतांत्रिक, कौन तांत्रिक, लोकतांत्रिक, कौन संस्थाएं, व्यवस्थाएं सत्ता के विभाजन के विविध एवं व्यापक प्रावधान करती है। अध्ययन के अगले हिस्से में हम इसे देखेंगे कि इसी क्रम में हम सत्ता की साझेदारी की सबसे प्रभावकारी कार्य प्रणाली के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में भी भारतीय संघीय व्यवस्था के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष का भी विश्लेषण करेंगे। किस तरीका से सैद्धांतिक कौन कौन सा पक्ष है और व्यवहारिक पक्ष कौन कौन सा, इस सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम लोग क्या होंगे? शामिल होंगे। देखते हैं क्या क्या इसमें हो पाता है, क्या क्या हम लोग समझ पाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ इसके बारे में क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होता है। विभाजन के विविध एवं व्यापक प्रावधान करती है। अध्ययन, कौनियान अध्ययन के अगले हिस्से में हम इसे देखने की प्रक्रिया क्रम में हम सत्ता की साझेदारी की सबसे प्रभावकारी कार्य प्रणाली के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसी के अध्ययन के समय में हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे उसमें सत्ता की साझेदारी किस तरीका से प्रभावकारी प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था अध्ययन करते, इस सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे।
इस संदर्भ में भी भारतीय संघीय व्यवस्था के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की भी विश्लेषण करेंगे। और यही कारण है कि सत्ता के बारे में हम लोग सांस्कृतिक और व्यवहारिक सभी पक्ष के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे लिए यह भी जानना जरूरी होगा, ये क्या है, परिचय के बारे में तो कह रहा, हमारे लिए भी जानना जरूरी होगा कि किस तरह से हमारा संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की वैविध्यपूर्ण संरचना एवं सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन में रखते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था में एक एकात्मक की भी व्यवस्था की है। क्या हम इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारा संविधान निर्माण करता है, जो हमारा संविधान को क्या किए हैं, बनाए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे किस तरीका से हमारा संविधान को निर्माण किया गया कि हमारा देश में विविधताएं होने के बाद भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता मतलब इस राज्य को तोड़ा ना जा सके, वो अखंडता को बनाए रखने का क्या किया है, कार्य किया है, जिसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे या देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के सबसे निचले स्तर की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में बिहार में पंचायती राज पर भी एक आलोचनात्मक निगाह डालेंगे। आलोचनात्मक निगाह किस क्रम में, बिहार में पंचायती राज के क्रम में, कि बिहार में पंचायती राज किस तरीका से, उसके बारे में क्या करेंगे, एकात्मक निगाह डालेंगे। निगाह मतलब देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों कौन देने एक बात पढ़ लो, चाहे कहीं से समझ में आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लर है तो सर क्लियर है। चलते हैं आगे, क्या कर रहा है जो देखते हैं, क्या रहा है सत्ता की साझेदारी देखते हैं। क्या पिछले अध्ययन में हमने देखा कि जब जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि पर आधारित मानव समूहों को उचित पहचान एवं सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है, कह रहा कि हम जाति के नाम पर हम सत्ता को नहीं बांट सकते, धर्म के नाम पर भी नहीं बांट सकते, रंग या भाषा के आधार पर भी हम सत्ता को बांट नहीं सकते। सत्ता की साझेदारी किस तरीका से, जो भी हम लोग जानते हैं। तो उसने असंतोष एवं टकराव में सामाजिक विभाजन, राजनैतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव एवं आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। कह रहा है क्या कि हम लोग पिछले कक्षा में क्या पढ़े, पिछले क्लास में पढ़े, यानी कि पिछला चैप्टर में पढ़े कि अगर रंग के हिसाब से, जहाँ जो जाति के, जो धर्म के, उस हिसाब से अगर धर्म, सिर्फ धर्म के आधार पर अगर वोट पड़ता तो जो धर्म की संख्या ज़्यादा होता वो सब हमेशा तो उसी का विजय होता, लेकिन ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं है। धर्म के हिसाब से देखते हैं तो जो धर्म का होगा उसी, जाति के हिसाब से देखते हैं तो मान लीजिए कोई एरिया में कोई ब्राह्मण जात का होता है या कोई क्षत्रिय होता है या कोई अन्य जात को, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, कोई भी कास्ट का हो, अधिक मात्रा में जनसंख्या है, तो क्या वहाँ का नेता बनेगा जो वही जात के बनेगा? ऐसा तो नहीं देखने के लिए मिलता। यानी कि जाति के आधार पर भी वोट नहीं बढ़ता, रंग के आधार पर ऐसा थोड़ी नहीं होता कि जो गोरा लोग है तो गोरे लोग को खड़ा होगा तो वोट देगा, और कारा लोग किसको वोट देगा, कारे लोग को वोट देगा, ऐसा भी देखने के लिए नहीं मिलता। यानी कह सकते हैं कि रंग के आधार पर भी हमें सत्ता में साझेदारी नहीं होती है। भाषा के आधार पर भी तो नहीं होता है, यानी कि ऐसा थोड़ी कि तमिल बोलने वाला, केरल बोलने वाला, जैसे नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल देते हैं, हिंदी बोलने वाला, ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदी बोलने वाला है, इसलिए मोदी जी तो गुजरात के गुजराती बोलते थे, फिर भी प्रधानमंत्री कैसे हैं? यानी कि भाषा के आधार पर तो अगर आता तो हिंदी भाषा वाला लोग रहते हैं, वो तो गुजरात से हैं तो गुजराती भाषा के लाते हैं, ऐसा तो लेकिन नहीं देखने को मिलता। तो कह सकते हैं न तो हमारा जो भी सत्ता में साझेदारी है ना तो जाति के हिसाब से, धर्म के, ना तो रंग के, नहीं भाषा के हिसाब से, किसी अन्य के हिसाब से। उसी बारे में देखते हैं हम लोग, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसे हमने पूर्व के अध्ययन में दिए गए बेल्जियम एवं श्रीलंका को उदाहरण से स्पष्ट करते हुए देखा था। पिछले चैप्टर में, पहला चैप्टर में बेल्जियम का उदाहरण दिया हुआ था, श्रीलंका को उदाहरण दिया था, उससे हम लोग समझे थे। क्या समझे थे? हमने भारत में भी भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर संघर्ष एवं टकराव की घटनाओं का उल्लेखन किए थे। पिछला चैप्टर में भी जाकर आप देख लीजिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े कि धर्म के हिसाब से कैसे भारत में टकराव है, जाति के हिसाब से कैसे टकराव है, और क्षेत्रफल के हिसाब से किस तरीका से टकराव है, भाषा के हिसाब से किस तरीका से टकराव है। ऐसा नहीं होगा जिस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उसी क्षेत्र पे बात करेंगे, उसी क्षेत्र के लोग नेता बनेंगे, उन्हीं का सत्ता में साझेदारी रहेगा, वही लोग वोट देंगे, ऐसा तो नहीं देखने के लिए मिलता है। बेल्जियम ने अपने यहाँ के भाषीय एवं जातीय समूहों के बीच पनपते तनाव को सत्ता में साझेदारी बनाकर दूर किया। कह रहा बेल्जियम में देखा गया तो तनाव बनाकर दूर किया, सत्ता में साझेदारी को बनाकर दूर किया।
इसके लिए उसने अपने संविधान में संशोधन कर कुछ विशेष प्रावधानों को शामिल किया। यही कारण है कि बेल्जियम वाला लोग उस संविधान में क्या किया, संशोधन किया। संशोधन का मतलब कुछ होता है सब, कौन शोधन, संशोधन। संशोधन मतलब जो नियम पहले से उस नियम में कुछ बदलाव करना था, अभी समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से, रहने वर्तमान स्थिति के हिसाब से उस रूल नियम कानून में बदलाव करना ही क्या कहता है संविधान में, संविधान में बदलाव करना ही संशोधन कहलाता है। इन प्रावधानों को भी शामिल किया जिसने विभिन्न भाषाई एवं जातीय समूहों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया कि विशेष प्रकार के कोई जाति है, कोई समूह है, उसको भी सत्ता में साझेदारी के मिल सके। जिससे देखते होंगे अभी जितना भी मुखिया वार्ड है जो सभी ST SC वाला को है, क्यों? क्योंकि SC ST पहले तो सत्ता में है ही नहीं था, उसका साझेदारी कोई है ही नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े लोग रहते थे। इसलिए जानबूझकर सरकार के द्वारा लागू किया गया कि ST SC वाला रहना चाहिए कि ये किसका सीट होगा, SC का सीट होगा और ST का सीट होगा। जिसके कारण क्या होगा, लोगों में ST और SC वाली और OBC वाला भी क्या करेंगे, सत्ता में साझेदारी कर पाएंगे। यही कारण भी देखने को मिलता है कि छोटे छोटे भी लोग एक दूसरे छोटे छोटे कास्ट के जात के हैं जो हमारा समाज के हिसाब से छोटा माना जाता है, लेकिन ऐसा तो कोई जात कोई कास्ट छोटा नहीं होता। ST SC के हिसाब से क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, तो उन लोग को भी तो सीट में किया गया था, कह सकते हैं कि इसका भी सत्ता में साझेदारी किया गया। इसके विपरीत श्रीलंका में सत्ताधारी सिंहनिक समुदाय ने तमिल समुदाय के हितों में निरंतर उपेक्षा की, जिसमें तमिल और सिंहलियों के बीच के टकराव को भीषण गृह युद्ध का रूप ले लिया। यही कारण हुआ कि इसके विपरीत श्रीलंका में देखा गया सिंहलिक समुदाय के और तमिल समुदाय में क्या हुआ, बहुत मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ कहने का मतलब कुछ, ये दोनों समाज में टकराव का भीषण टकराव आया, हल्का फल्का टकराव नहीं आया, भीषण टकराव आया, गृह युद्ध वाला टकराव आया। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन उचित है। इसी से यह पता चलता है कि अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के अलग अलग सत्ताओं को होना जरूरी है, सत्ता में विभाजित होना चाहिए। एक ही प्रकार के, एक ही जात के या एक ही ऊंची लोग सिर्फ सत्ता के भागीदारी ना हो सके, सभी लोग सत्ता में भागीदारी ले सकें, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को अभिव्यक्ति एवं पहचान मिलती है, इनके हितों एवं जरूरतों का सामना होता है। इनसे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना क्षीण हो जाती है। अतः सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था राजनीतिक समाज की एकता, अखंडता एवं वैधता की पहचान पहली शर्त है। अगर देखा जाए सत्ता में अगर टकराव होगा, सामाजिक समूह में बदलाव होगा, संभावना क्षीण होगा, यानी कि जो उसको प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो साझेदारी के लिए क्या, राजनीतिक व्यवस्था में समाज में एकता या अखंडता के लिए आगे बढ़ाकर सामने आना पड़ेगा। कारण लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता है। कारण लंबे समय तक यह मान्यता आ रहा था कि राजनीतिक सत्ता का जो बंटवारा नहीं हो सकता, कि संभव नहीं है कि बंटवारा हो जाए राजनीतिक सत्ता में। शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति समूह के हाथों में रहनी चाहिए। लोगों को मानना था कि शासन का कोई भी शासन चलावे, लेकिन वह शासन किसी एक ही व्यक्ति में होना चाहिए, ना कि सभी में भी होना चाहिए। ये क्या था, पहले की क्या था, मान्यता था। अगर शासन की शक्ति का बंटवारा होता है तो निर्णय की शक्ति भी बिखर जाती है। अगर मान लीजिए शासन की शक्ति का बंटवारा हो गया तो जो उसका निर्णय होगा उसका भी समझिए क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, निर्णय बढ़िया से हो पाएगा नहीं। ऐसे पहले का मानना था। ऐसी स्थिति में निर्णय लेना एवं उसे लागू करना असंभव होगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे और उसको सोचेंगे कि क्या कर दें, लागू कर दें, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। कि इसमें क्या होगा, दिक्कत परेशानी समस्या और तकलीफ भी होगा। लेकिन लोकतंत्र ने सत्ता विभाजन को अपने मूल आधार बनाकर इस मान्यता का खंडन कर दिया। यही हुआ लोकतंत्र के, तो यही बहुत बड़ा बात है। लोकतंत्र कहा कि सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र ने क्या कर दिया, सत्ता को विभाजित कर दिया। कहने का मतलब क्या, लोकतंत्र नहीं करा था, लोगों को मानना था कि सत्ता का विभाजन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन लोकतंत्र ने क्या कर दिया, सत्ता का विभाजन कर दिया, मूल आधार को बना दिया। इसका मान्यता जो था, मूल अधिकार का मानता था कि सत्ता का विभाजन कभी नहीं हो सकता, तो उसका खंडन किया। खंडन क्या मतलब, उसको तोड़ दिया रूल नियम को, यानी कि कहने का मतलब सत्ता का विभाजन होने लगा। लोकतंत्र कौन तंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चलाया गया शासन ही तो क्या कहलाता है, लोकतंत्र।
लोकतंत्र में जनता सारी शक्तियां का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में क्या होता है, जितना शक्ति होता है सब जनता के हाथ में निहित है, और किसके लिए किया जाता है, जनता के लिए उस शक्ति को यूज किया जाता है, किसी के लिए नहीं। लोक स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोक स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से क्या करते हैं, अपना शासन को चलाते हैं। सार्वजनिक फैसले में सबकी भागीदारी होती है। जितना भी फैसला लिया जाए, सार्वजनिक फैसला लिया जाए, सबका क्या होता है, भागीदारी होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया गया जाता है। अगर देखा जाए लोकतंत्र में कौन तंत्र, लोकतंत्र में कौन समाज विभिन्न समूहों, कौन मुँह विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। कौन सम्मान दिया था, उचित सम्मान। लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को सन्निहित करते हैं। लोकतंत्र है जो किस तरीका से विभिन्न सामाजिक समूहों को क्या करती है, सन्निहित करती है। किस तरीके से बहुत अलग अलग प्रकार का समूह है, यानी कि मान लीजिए कोई ए समूह है, बी समूह है, सी समूह है, सबको किस तरीका से इकट्ठा करने का काम करता है। किसका काम है, लोकतंत्र का काम है। जैसे यहाँ पर भारत में क्या लोकतंत्र चल रहा है, तो हिंदू धर्म के भी हैं, अलग अलग समुदाय के हिंदू सिख ईसाई और बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी क्या है एक जगह रहते, भारत में रहते। क्या सत्ता में इसको क्या संगठित करके, मतलब एक समूहन करके रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, रखा हुआ कहाँ रखा हुआ, भारत में ही रखा हुआ। कह रहा है, आगे देखते हैं, कह रहा है विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है। सामाजिक सभ्यता के दीर्घकालीन विकास के प्रक्रिया में अनगिनत तत्वों के प्रभाव की परिणति रंग जाति धर्म पर आधारित कौन भिन्न विभिन्न कौन नव मानव कौन मुँह समूह के निर्माण में होती है। कौन मान में होती है, तो बोल सर निर्माण में होती है। करा विभिन्न प्रकार के समाजों के अनिवार्य जो गुण है, मानवीय सभ्यता दीर्घकालीन विकास के लिए, यानी कि लंबे समय के विकास के लिए किया जाता है। वह रंग के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होता है, आधारित विभिन्न समूहों के आधार पर होता है कि उस समूहों को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसके अनुसार की सत्ता में क्या होती है, साझेदारी होती है। इन विभिन्न मानक समूहों के विचारों, हितों, आकांक्षाओं और मान्यताओं में अंतर होता है। अतः विभिन्न मानव समूहों के इच्छाओं, पसंद, हितों एवं जरूरतों के बीच अपनी पहचान एवं पोषण के लिए प्रतिद्वंद एवं संघर्ष स्वाभाविक रूप से चलता है। इसके साथ इन विभिन्नताओं के बावजूद विभिन्न मानव समूहों की प्रकृति एवं आवश्यकता समाज में साथ रहने की अनिवार्यता होती है। करा क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार की क्या चीज़ें, इच्छाएं हैं, पसंद क्या है, अलग अलग है, महत्वाकांक्षा है, वो चाहते भी क्या चीज़, अलग अलग काम का, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। मानव के समूह है, एक समूह में तो अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, ग्रुप में 10 लड़का है, 10 का अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, अलग अलग महत्वाकांक्षा है कि इसको ग्रुप से हमको क्या फायदा होगा। जैसे 10 को आप वीडियो देख रहे हैं तो 10 स्टूडेंट का देखने का अलग अलग पॉइंट है। बहुत सारा लग रहा है कि सर पढ़ पढ़ के तो बताते हैं, इनको कुछ जाता भी नहीं है, कुछ के ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं सर पढ़ पढ़ के एक एक को एक्सप्लेन कर करके बता रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, उसको लगता होगा कहा हुआ अक्षर गलती हो जाता है पढ़ने में, तो लोग को लगता है कि सर के तो पढ़े भी नहीं आता है। लेकिन सबके अपना अपना पसंद है, अपना अपना इच्छा है कि उसको क्या सीखना चाहता है, यहाँ से क्या तो गलती तो हर एक इंसान के पास, यहाँ से पॉजिटिव चीज़ लेके जाता है इस चैनल के माध्यम से, कि नेगेटिव रील्स देखने भी टाइम बर्बाद कर सकता है। तुम आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं हम अच्छे चीज़ कुछ न कुछ तो क्या इससे आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। जो आप रील्स में, गेम में और अन्य काजों में करके टाइम बर्बाद कर सकते हैं, तो आधा घंटा दिन भर में इस पर भी दे दीजिए तो कौन सा टाइम आपको बर्बाद हो जाएगा। कुछ न कुछ तो जरूर सीखिएगा। लेकिन नहीं, हमको तो रील्स देखना है, अपने आलोचना करना है कि ऐसा है वैसा है। इसी प्रकार से मानव के समूह है, तब अलग अलग मानव को क्या अच्छाएं अलग है, पसंद अलग है, हित अलग है, जरूरतें उनके भी क्या अलग है, अब पहचान भी अलग, इस तरीके से पहचान भी अलग हो गया। उनका पोषण यानी खाना पीना भी सबका क्या अलग ही होगा। ऐसा तो नहीं कि जो देख रहे हैं सबका क्या होगा, खाना एक ही तरह का पसंद होगा, सबके अलग अलग हित होगी। इस सभी चीज को क्या करना, संघर्ष कर, स्वाभाविक हो जाए, संघर्ष होगा। सभी सबका हितों को पूरा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आप घर में होंगे, आप अपने माँ बाप के 2-3 बेटे बाल बच्चे होंगे, तो क्या सभी माता पिता सभी को खुश रख पाते हैं, नहीं रख पाते होंगे। कोई मम्मी पापा से खुश
कंजूस है, कोई नाराज है, किसी का शिकायत होगा कि हमको कम मानते हैं, किसी को शिकायत होगा कि उसको ज़्यादा मानते हैं। यानी कि सभी को संघर्ष करके सभी को एक रूप करना संभव नहीं, असंभव है। वही करा, संघर्ष स्वाभाविक है, संघर्ष तो होगा, तनाव तो होगा, मनमुटाव तो होगा लोगों में। साथ विभिन्न बावजूद विभिन्नताओं में समूह है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप दोनों भाई बहन होंगे, उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता होगा, विभिन्नताएं हैं, खाना पीना अच्छा पसंद अलग होगा, सब चीज़ अलग होगा, क्या फिर भी किस समूह में एक स्थान पर ही रहते हैं? क्या बात विचार नहीं होता? रहता है। उसी प्रकार भारत में तो भी फिर उसकी इतना सारा चीज़ विभिन्नताएं होने के बावजूद भी सब तो क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। ये आवश्यक समाज के साथ ही रहने का अनिवार्य है। और यही आप सभी के लिए क्या भलाई है कि हम लोग क्या सी एक समाज के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे लोग के रूप में, एक अच्छे नागरिकों के रूप में, एक अच्छे भारतीय होने के नाते हम लोग समूह में रहें और क्या करें, सत्ता को आगे और बढ़ा सकें। अतः ऐसे संघर्ष को सुलझाने के लिए तथा इसे प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदलने के लिए विशेष कार्य प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जाती है। यही कारण है कि ऐसा सुलझने के लिए, ऐसा संघर्ष को उत्पन्न करने के लिए, नई नई प्रतिस्पर्धाओं को बनाने के लिए तथा सहयोग में बदलाव करने के लिए एक नया प्रणाली चलाया जाता है, जो बहुत ही क्या है, आवश्यकता या कह सकती है आवश्यकताओं को महसूस किया जाता है। कार्य प्रणाली है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, सबकी सहमति की प्रणाली है। कहीं सत्ता की साझेदारी की प्रणाली मतलब सबके सहमति है, तभी आप कोई भी जाति को, कोई धर्म को जीतते हैं। कब? जब जनता वोट देता है। क्या आप ही के जात पर लोग वोट देते हैं? क्या आप ही को गोतिया नहीं देता है? क्या आपके परिवार ही सिर्फ वोट देते हैं? नहीं, जो आपके जात नहीं है, आपके धर्म के हिसाब से अलग है, हो सकता है ऐसा भी हो, आपके रंग के हिसाब से अलग है, भाषा के हिसाब से अलग हो, फिर भी आप क्या करते हैं, खड़ा होते हैं, तो लोग जनता वोट कर दे के आपको क्या कहता है, जिताता है। इसी तो कह सकते हैं सत्ता में साझेदारी के प्रणाली सबकी सहमति के कारण होता है, ये नहीं कि आपके इच्छा के द्वारा या आपके मन के कारण होता है। अगर इन विभिन्न मानव समूहों के बीच के प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को शक्ति एवं हिंसा के बल पर सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो जिस समूह में के पास ताकत होगी वह दूसरे समूह को दबा देगा। अगर ऐसा देखा जाता है कि नहीं खाली समूह को बदलना चाहते हैं, तो ऐसा तो भी होता है कि एक समूह ताकतवर ज़्यादा होगा, एक समूह कोई एक वर्ग होगा ताकतवर ज़्यादा, पैसा भी उसके पास ज़्यादा होगा, लोग भी उसके पास ज़्यादा है। कुछ ऐसे वर्ग भी है जिसके पास पैसा कम है, जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, तो क्या आप उसका ऐसे तो क्या होगा, उसे दबाने का काम किया जाएगा, बड़े लोगों के कोशिश किया जाएगा, किसके तहत, हिंसात्मक बात लिया जाएगा और छोटे को दबाने का कोशिश किया जाएगा। तो जिस समूह के पास ताकत होगा वह दूसरे समूह को क्या कर देगा, दबा देगा। जिस कोई एक समूह है उसके पास ताकत ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा करने लगा, उसके पास पैसा है, लोग हैं, लोग उन्हें मानते हैं, वैल्यू देते हैं, इज्जत देते हैं, तो जिनके पास तो वैल्यू नहीं है, जो इज्जत नहीं देते, उसको क्या कर सकते हैं, लोग तो दबा सकते हैं। उसकी इच्छाओं एवं हितों को सम्मान नहीं करेगा। अब ऐसा भी होता है उसकी हितों और सम्मानों की नहीं करता। कमजोर समूह को शक्तिशाली समूह की बात माननी होती है, और कमजोर लोगों को क्या करता है, मानना पड़ता है, शक्तिशाली लोगों को बात मानना पड़ता है। घर में ही देख लीजिए, आपके घर में जो पैसा कमा रहे हो शक्तिशाली, उसको मानते हैं, तो जो कहते होंगे बड़े भाई होंगे उसको मानना पड़ता होगा, आपकी इच्छा रहे चाहे नहीं रहे, इच्छा रहे, यही तो सत्ता चल रहा है। लेकिन इससे इनमें असंतोष एवं आक्रोश पैदा होता है। यही कारण होता है कि जब आपको जबरदस्ती कोई चीज़ बात मनाया जाता है तो असंतोष, आपको संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आक्रोश मतलब गुस्सा पैदा होता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह पाता। यही कारण है कि आक्रोश होना, असंतोष होना, जिसके कारण लोग ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पाते। विभिन्न समुदायों को साथ रखने के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का कार्य प्रणाली की जरूरत होती है जिसे सभी अस्थायी रूप में विजेता या पराजित नहीं हो सके। अगर सभी को हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो एक ऐसा समूह की हमको ज़रूरत है जो न तो सभी जीत सकते हैं और नहीं सभी क्या हो सकते हैं, हार सकते हैं, यानी कि सभी लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। करा विभिन्न समूहों को साथ रखने के लिए एक ऐसा राजनीतिक हो सकते हैं वैध शासन व्यवस्था वही है जिसमें सभी व्यक्ति अपने भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े। अब वैध उसी को अच्छा उसी को कह सकते हैं जो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था से या किसी भी भागीदार शासन की व्यवस्था से एक दूसरे से क्या रहे, सब जुड़े रहे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। लोकतंत्र ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें ताकत जो होता है सभी लोगों के पास होती है, यानी कि सभी जनता के पास होता है। सभी को राजनीतिक शक्तियों की हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। आई लोकतंत्र में ही क्या होता है, सभी राजनीतिक शक्तियों को हिस्सेदारी को सभी में बांटने का क्या करता है, कार्य करता है।
गैर लोकतांत्रिक सरकार जैसे राजशाही, गैर लोकतांत्रिक समाज जिसमें लोगों के शासन न चले, राजाशाही मतलब राजा का शासन चले, तानाशाही किसी एक व्यक्ति जो कहेगा वही होगा, जैसे किम जोंग तानाशाह है। एक दलदलीय शासन व्यवस्था जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को सत्ता में साझेदारी की जरूरत व्यवस्था एवं संभावता नहीं होता है। इस तरह का राजशाही तानाशाही में क्या होता है, लोगों की सत्ता में सहभागीदारी या कह सकते हैं लोगों की सत्ता में साझेदारी इसमें संभव नहीं होता। इसमें सिर्फ एक राजा के द्वारा ही सारा शासन चलाया जाता है, जो राजा कहेगा उसी के बारे में सबको को मानना पड़ेगा। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपनी अंदरूनी सामाजिक समूह और उनमें व्यापक विभिन्नताओं, अंतरों, मतभेद की या तो उपेक्षा करती है या उन्हें दबा देती है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर के विभिन्न समूहों के बीच प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक विभिन्नताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है, जिसमें इन टकरावों को विस्फोट रूप से लेने की आशंका छीन हो जाती है। यही कारण होता है कि सभी में क्या होता है, इस सभी बीचों में टकराव होता है, क्योंकि राजशाही है, तानाशाही में राजशाही में टकराव होगा। इसी में क्या, जब लोग देखते हैं, लोकतंत्र में देखते हैं कि इसमें सभी सत्ता की साझेदारी है, सभी लोग को एक समान मांगा जाता है, इसमें टकराव पैदा होता है। यही टकराव पैदा होने के बाद सत्ता को गिराया जाता है, तानाशाह को हटा दिया जाता है, राजशाह को हटा दिया जाता है, खोजी करके विस्फोट करके मतलब खोजी लोकतंत्र करके, आंदोलन करके, या कह सकते हैं संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का काज करके, इसी तरीक़ा से सभी को ख़त्म किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में भी आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने एक बात, ध्यान देने बात, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए आज फिर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे करके पढ़िए। एकदम 1 घंटा की वीडियो बना देंगे तो आप भी बोर हो जाएगा। 25 मिनट 20 मिनट टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत लगेगा, छोटा सा वीडियो तुरंत देख लेंगे, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आप देख भी लीजिएगा, डेली कंटिन्यूस कर लीजिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं से। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों के प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।